हेलो स्टूडेंट्स, अगेन डायमेंशन फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड। आज हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पर पढ़ा था फोर्स फोर्स का, अब पढ़ेंगे वर्क डन। वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही एनर्जी का है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, कोई से भी एनर्जी हो। वर्क डन का भी फॉर्मूला वही है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही है। चलो, अगर कोई बोलता है कि एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, तो जो हम लोगों ने वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है वो ही हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। यानी इसके लिए अपन यूज करेंगे m2LT-2 यूज करेंगे, इसके लिए वो यूज करेंगे, इसके लिए वो, तीनों के लिए यही डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो करते हैं। हमें मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, फोर्स के लिए लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं एल लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? एल लिख लेता हूँ। अब देखो, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ना तो ये एल है, ना एम है, ना टी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ये लिखेंगे एम, इसको लिखेंगे इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये टाइम है ना, इसकी शिफ्टिंग कर देंगे अपन, ये टाइम को शिफ्ट करके नीचे लिख देंगे ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को तोड़ देंगे। वेलोसिटी तोड़ेंगे तो क्या होगा, मास अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू एल। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं अपन, एल लिख सकते हैं। एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 एम एल टू T -2 is the dimension formula for work done। आप देखो, ये देखो डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और इसकी हो जाएगी पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, दूसरा बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आई समझ। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला कितने का निकला है, वर्क डन का निकला है। अब अपन क्या करेंगे, अब निकालेंगे अपन ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है कि जो अर्थ होती है हमारी, या जो ब्रह्मांड होता है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे माइक्रो लेवल का पार्टिकल हो, चाहे बड़ा पार्टिकल हो, किसी भी लेवल का पार्टिकल हो, उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उन पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम मास भी ले सकते हो आप। ये डिफरेंट मास होता है, एक 2 किलो का, एक 5 किलो का, एक 1000 किलो का, एक 10,000 किलो का, 1 लाख किलो का, 15 लाख किलो का है, कुछ भी हो सकता है। माइक्रो लेवल भी हो सकता है, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो माइक्रो से मैक्रो लेवल के बीच में लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, और अर्थ, मून, सन, यूनिवर्स, गैलेक्सी के बीच में भी ये फोर्स लगता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर ये दो मासेस हैं तो इसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और प्रोपोर्शनल डेटा आते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब ये कैपिटल G होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ गए, ये इसकी यूनिट होती है। इसी को जेई में एक बार पूछ लिया था सीजीएस सिस्टम में, तो न्यूटन की जगह डाइन हो जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाता है, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाता है, और उस समय इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁸। समझ गए। तो अभी हमको कैपिटल जी निकालना है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है क्योंकि आप चाहे अर्थ पे ये एक्सपेरिमेंट करो, मून के साथ करो, कहीं पे भी करो, आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यही मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है, इस कारण से इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बिक लॉ होता है, वो नॉन यूनिवर्सल लॉ होता है, क्योंकि मीडियम के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। जैसे दो चार्जेस के बीच में अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसको अपन किसी मीडियम में डाल दें, पानी में डाल दें, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दें, ग्लास में डाल दें, कोई मीडियम चेंज कर दें, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। और ये जो रेशियो होता है, फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, उसी को डायरेक्टली कांस्टेंट भी कहा जाता है।
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक लॉ जो है वो नॉन यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, ये कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, समझ गए, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, फोर्स की जगह कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल स्क्वायर, डी की जगह क्या कर दिया अपन ने, एल स्क्वायर कर दिया, और ये हो जाएगा m1 m2 की जगह m इंटू एम कर दो, क्योंकि m1 रहेगा तो भी मतलब m होता है, m2 का मतलब भी m ही होता है डायमेंशन फॉर्मूले में। आप ये काट दो, ये पावर में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अब ये एक्सेलरेशन को तोड़ दोगे आप, तो ये हो जाएगा, इसको अलग से कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल जी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने क्या करा, टाइम को थोड़ा बाजू में ले लिया और ये मास को भी बाजू में रखा है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया, और ये ऑलरेडी एल स्क्वायर हमारे पास था, ये डी स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर था। अब मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी को चेंज कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू एल क्यूब, है ना, ये एल क्यूब हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर -2, और ये हो जाएगा -1। अब इसको अपन क्या लिख देंगे, m-1 L3t -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन। सो आपको ये आ गया होगा समझ में। तो हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब अगले क्लास में अपन दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो सकता है, वो